साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं डिस्चार्ज पिटिशंस को लेकर। साथियों, एंटी करप्शन मैटर में अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग डिस्चार्ज पिटिशंस को फाइल नहीं करते हो, ना ही करना चाहते हो। आपको क्या एडवाइस मिलता है कि डिफेंस आउट हो जाएगा, हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। यही बात कही जाती है ना आपको मैक्सिमम। तो साथियों, घबराते क्यों? कब तक चुप बैठोगे? अगर डिफेंस आउट ही नहीं करना तो फिर ज़िंदगी भर चुप बैठे रहो। अभी तो स्टेज जिरे की भी है, अभी तो स्टेज फाइनल आर्गूमेंट की भी है। कभी ना कभी तो डिफेंस आउट करना पड़ेगा ना, तो अब क्यों नहीं? साथियों, एक बात समझ लो, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है और अगर उसमें इनबिल्ट या इनहेरेंट डिफेक्ट्स हों तो उसको मेडिकल साइंस भी ठीक नहीं कर सकता है। क्लियर है बात ये? तो ऐसे ही केस का स्ट्रक्चर है। केस गर्भ में कब है? जब केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने केस में उतने पच्चर फंसा दिए कि अब वो केस किसी भी रूप में क्योर नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर हम डिस्चार्ज एक्विटल की उम्मीद कर सकते हैं। बट हम इनिशियली ही कमज़ोर हो गए, इनिशियली कोई बात नखी नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हमारे को ही है। साथियों, इन्वेस्टिगेशन एक प्राइम फैक्टर है किसी भी क्राइम को खोलने का, किसी भी क्राइम को डिस्क्लोज करने का। ये क्राइम जो है कैसे हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर। ये बेसिक कंटेम्पलेशंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। इफ इट इज़ नॉट फेयर, इफ इट इज़ अनफेयर, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है आपकी लाइफ और लिबर्टी से। साथियों, एक छोटी सी बात समझो, ज़रा सोचो कि जो एजेंसियाँ जाँच करती है क्या वो अप्रोप्रिएट जाँच कर रही है? उत्तर नहीं, क्योंकि कई मामलों में ऐसा लेट डाउन हो चुका है और आप पढ़ भी चुके हो कि एजेंसियां जांच करती हैं उनके हिसाब से, और जो उनको ठीक लगता है वो करती हैं। उनका कहना कि भाई जो भी हम कर रहे हैं ठीक है जी, आपको दिक्कत है आप कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देना, आप कोर्ट में जो है पिटिशन लगाते रहना। तो यही काम रह गया हमारा कि पहले तो हम फंसें और फिर इनकी गुलामियाँ करें और उसके बाद फिर कोर्ट में घूमते रहें। अरे तो आपको खड़े होना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ोगे तो आपके लिए दिक्कत है। और जो गाइडलाइंस मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्चार्ज पे और इन्वेस्टिगेशंस पे, इस पे लगातार जो है काम करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है जी लड़ने का। आपको जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना है। अगर डिस्ट्रॉय कर पाओगे तो ही हम लड़ पाएंगे, अदरवाइज मतलब नहीं है लड़ने का। अब एक छोटी सी बात समझ लो कि जब भी कोई क्राइम रजिस्टर्ड होगा तो उसके दो रास्ते होंगे कि पुलिस ने जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली और इंक्वायरी करने के बाद में जो है एफआईआर काट दी, या सीधे जो है एफआईआर काट दी। साथियों, हमारे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है एंटी करप्शन के मामलों में कि अगर आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा है तो वहाँ पर 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर जो रिसेंट प्रोटोकॉल है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि स्पेसिफिक किया गया है कि जहाँ पब्लिक सर्वेंट को रंगे हाथों नहीं पकड़ा है तो वहाँ इंक्वायरी या इंक्वायरी से पहले या कोई इन्वेस्टिगेशन से पहले डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए। हालांकि इसमें कई कॉन्ट्री व्यू भी हैं, पर रिसेंट प्रिविलेज व्यू है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पेसिफिक है कि 17A को बनाने का पर्पस यही था कि इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट का शोषण ना हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी बनाई है और डिफरेंट स्टेट्स को ये स्पेसिफिक किया है कि आप प्रोसिक्यूशन से पहले ये इंश्योर कर लें कि 17A कंप्लाई विद हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 17A कंप्लाई विद नहीं हुआ है तो वहां पर प्रोसिक्यूशन गलत हो जाएगा। साथियों, इतने कानून डिफेंस के लिए किसी ने बताया नहीं। ये स्थिति वैसी है कि शक्तियां थी हनुमान जी के पास में, पर किसी ने बताया नहीं कि आपके पास इतनी विराट शक्तियां हैं। पर जब उनको बताया गया तो उनको एहसास हुआ। क्लियर है बात? ये तो वैसे आपको बता रहा हूं मैं कि आपके पास बहुत शक्तियां, डिफेंस के पास इतने हथियार हैं, इतने पॉइंट्स हैं कि अगर वो इस पर हिट आउट करे तो निश्चित तौर पे केस में जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। बट आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़वाने के लिए मैं नहीं आऊँगा और ना ही आपके लिए लड़ने आऊँगा। आपको खुद जो है लड़ना होगा, खुद जो है डॉक्टर जिनेश सोनी बनना होगा, नहीं तो मतलब नहीं है जी। और एक मेरी बात समझ लो, कब तक केस लड़ोगे वकीलों के भरोसे? क्या आपको गारंटी है वकील केस जितवा देंगे? मैं कहता हूं नहीं जितवा सकते आपको, जब तक आप खुद तैयार नहीं हो। आपको मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा और उसके बाद अपने केस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम जो है निकल जाएंगे। साथियों, एक बात समझ लो कि डिस्चार्ज या क्वैशिंग दोनों पर्सपेक्टिव में ही हमें इनिशियल स्टेज पर फॉर्मूलाज को समझना होगा, तभी हम जो है आगे निकल पाएंगे। साथियों, अक्सर क्या होता है कि कोर्ट लिखती है साहब प्रथम दृष्टया मामला है, इसलिए मैं चार्जेस को जो है फ्रेम करता हूं और आगे प्रोसीड करता हूं। यहां पर आपको समझना होगा कि दो महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में निकल के आए हैं। एक निर्णय तो है तेलंगाना हाईकोर्ट का, जिसका डेट ऑफ जजमेंट है 21/9/2022। वहां पर कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया
कि आप रूटीन मैनर में बगैर किसी इंग्रेडिएंट्स के प्रसंज्ञान नहीं ले सकते हो, कार्रवाई नहीं कर सकते हो, कार्रवाई को रद्द किया गया। बट यहां पर ऐसा क्या कर दिया डिफेंस ने कि कोर्ट को उसकी बात माननी पड़ी? साथियों, डिफेंस का प्ली ये था कि जो हम फैक्ट्स को बता रहे हैं, दीज आर नॉट कॉन्ट्रोवर्टेड, दीज आर नॉट कॉन्ट्रोवर्सीज। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये फैक्ट्स अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं। डिफेंस भी इन फैक्ट्स को एक्यूरेट मानता है और प्रोसिक्यूशन किसी भी रूप में उन फैक्ट्स को खंडित करने की स्थिति में नहीं है। तो जब भी आप डिस्चार्ज या क्वेश्चन को प्लीड करें, जिन डॉक्यूमेंट्स को आप एनेक्चर बना रहे हैं, उनमें वो फैक्ट्स होने चाहिए जिन फैक्ट्स को प्रोसिक्यूशन भी खंडित ना कर पाए। और ये फैक्ट्स आपको इनिशियल स्टेज पर लिखने पड़ेंगे। अगर आप इनिशियल स्टेज पर इन फैक्ट्स को नहीं लिखोगे, अपने सबमिशंस को नहीं दोगे, तो ये पार्ट ऑफ फाइल नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली दे विल बिकम द डिफेंस प्ली। हालांकि वहाँ भी स्थितियाँ आपके पक्ष में है कि हर्षेंद्र का एक निर्णय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, एक निर्णय है जी न्यूज़ का, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें स्पेसिफिक है कि डिफेंस प्ली को किसी भी स्टेज पर कंसिडर कर सकते हैं, इवन दो एट द स्टेज ऑफ चार्ज। क्योंकि मकसद किसी भी क्रिमिनल लॉ का ये नहीं कि डेटरेंस क्रिएट करना। मकसद क्या है कि जो गलती पर है, जो कल्प्रिट है, उसे पनिश करना। क्योंकि एक अवधारणा कानून की ये भी है कि भले ही लाख गुनहगार छूट जाएं, पर एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप लिख कर रखो, नोट करके चलो। तो आप डिस्चार्ज प्ली या क्वेश्चन प्ली पे जाने से पहले 3 काम जरूर करो। वो काम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपके सामने कंटेंट्स हैं, चाहे वो रिपोर्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो FIR के फॉर्म में हो, उसका एक कंप्लीट रिप्लाई आपको लिखना है। नोट कर लो जी, क्या लिखना चाहिए हमें? कंप्लीट रिप्लाई। वो क्या करेंगे उसमें हम कि जो भी कंटेंशंस हैं उसको लिख लो एक पेपर के ऊपर और एक एक लाइन को पकड़ लो और उसका जवाब जो है खुद से लिखो। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको लगाओ और इसके बाद ब्रीफिंग एनालिसिस में उसको कंफर्म करो, जिससे क्या होगा कि फैक्ट जो है वो लॉ से पूर्ण रूप से जो है मैच होने की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद इस पर रिसर्च करवाओ, लॉ पॉइंट निकलवाओ और उन लॉ पॉइंट्स को भी इंकॉर्पोरेट करो और पिटिशन बनाओ एट लेंथ, 200 पेज, 300 पेज, 500 पेज, 1000 पेज, और उसमें जाँच के बिंदु लिखो कि हम इन बिंदुओं पर चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर वो लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो ऐसे ढेरों निर्णय मिल जाएंगे आपको नेट पे जाके कि आपको फेयर जांच करनी पड़ेगी। तो होगी मुसीबत पुलिस के लिए और ACB के लिए, विजिलेंस के लिए, कि इन बिंदुओं पर भी जांच करनी पड़ेगी। और अगर वो जांच नहीं करते हैं तो जांच क्या हो जाएगी? अनफेयर या इनकम्प्लीट। सच्चिदानंद मिश्रा के निर्णय में ऑनरेबल ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि द इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी अनफेयर। इफ इट इज अनफेयर, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अक्यूज एंड गोइंग टू कॉज द परजुरी टू द अक्यूज। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोर्ट खुद चाहता है कि डिफेंस के राइट्स को भी देखा जाए और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है कि जो इज्जत प्रोसिक्यूशन की है वो इज्जत डिफेंस की है, दोनों को इक्वल देखा जाएगा। हम किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन को जेन्युइन मानकर डिफेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और आपके लिए तो इतना प्रिविलेज है कि वीक डिफेंस है, कन्विक्शन नहीं होगा, मियर रिकवरी ऑफ नोट है, कन्विक्शन नहीं होगा, अगर इवन फिनोक्सिन पॉजिटिव है, कन्विक्शन नहीं होगा। तो कन्विक्शन कैसे होगा? जब सस्टेनिंग कोएजेंट एविडेंस फाइल पर आ जाए। और इवन अभी रिसेंटली पंजाब हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवादी के साक्ष्य पर हम PC एक्ट में रिलाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस केस में इंटरेस्टेड विटनेस है जब तक कि उसकी साक्ष्य अन्य कोरोबरेटिव एविडेंस से सपोर्ट ना हो जाए। तो इतना प्रिविलेज हमारे पास में है, तो खड़े हो जाओ भाई, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो कुल मिला के मेरी बात आप समझ लो कि डिस्चार्ज या क्वेश्चनिंग इनिशियल स्टेज का एक बड़ा मौका है। अगर हम इस मौके को छोड़ देंगे तो किसी भी रूप में हम इस केस को लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, मांग के चलना। अगर कोई आपको कहता है कि डिस्चार्ज मत लगाओ जी, टाइम खराब हो रहा है, तो मतलब ही नहीं जी। आपको एक ही बात दिमाग में रखने की, जैसे केस स्टार्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन के बिंदु बनाओ, इसके अलावा उसका प्रॉपर रिप्लाई लिखो, सबमिट कर दो। अगर उसके बाद भी वो प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं कर रहे हैं, 482 में पहुंच जाओ जी, कंसीडर कराओ। और उसके बावजूद भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट लगाओ, कंसीडर करने ही पड़ेंगे इनको। अगर वो बिंदु कंसीडर नहीं हुए तो अल्टीमेटली दे बिकम द बेसिस फॉर योर डिस्चार्ज। तो ऐसे कई मामले रिसेंटली आए भी हैं और एक महत्वपूर्ण निर्णय 16/11/2022 का भी है, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें स्पेसिफिक लिखा गया है कि अगर डिमांड सस्टेनिंग नहीं है, डिमांड कोऑपरेटिव नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री परिवादी का अल्टीरियर मोटिव दिखाई देता है, तो वहां पर कन्विक्शन को हम नहीं कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको लड़ने के लिए बता दी, एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको फाइट करने के लिए जो है स्पेसिफिक करी है। तो आप डरो मत, लड़ो भाई लड़ो। जब तक नहीं लड़ोगे अपने अधिकारों के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है। और खड़े हो जाओ और कानून के बिंदु लिखो उसमें और उसको स्पेसिफिक करो, उनके अनेक्शर बनाओ, ताकि उनको मालूम पड़े कि डिफेंस जो है लड़ने की स्थिति में। और जब आप लड़ने की स्थिति में होते हो तो वहाँ प्रोसिक्यूशन जो है किसी भी रूप में सस्टेन नहीं रह सकता, किसी भी रूप में जो है स्थिर नहीं रह सकता। पर आप लड़ते नहीं हो, एक बार प्रयास करें, नीचे गिर गए, अरे बेकार है जी, फिर प्रयास करा, नीचे गिर गए, अरे बेकार है जी। अरे शिक्षा लो उस मकड़ी से जो चढ़ती रही गिरी, चढ़ती रही गिरी, चढ़ती रही गिरी और अंत में जो है सफल हो गई। तो मेरा कहना यह है कि
हम संघर्ष करेंगे, हम प्रयास करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम सफल एक बार में हो जाएं, पर अगर प्रयास हमारे कांस्टेंट हैं, निरंतर हैं, तो हम सफल भी हो जाएंगे। तो आप डिस्चार्ज पिटिशंस को जब भी ड्राफ्ट करो तो हमेशा ब्रीफ एनालिसिस, रिसर्च वर्क पे एम्फेसाइज करो। ये 2-3 बनने की पिटिशन से काम नहीं चलेगा आज के टाइम पे। डिफेंस खोल के रखो और ठोक के लिखो, और प्रोसिक्यूशन को बोलो, ले भैया डिफेंस, ले पढ़ ले इसको, क्या दिक्कत है, मैं सच्चा हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, तुम्हारी तरह जो है झूठा नहीं हूँ कि झूठे फर्दे तैयार कर रहा हूँ। सब कुछ एप्रोप्रिएट बना के दो, ठोक के लिखो। पर एक बात दिमाग में रख लेना कि कोई भी चीज़ ऐसी मत लिख देना कि जिससे अपना एडमिशन हो जाए। अपने को जो भी लिखना है ना, वो कानून के पर्सपेक्टिव में लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि प्रोसिक्यूशन को क्लियर ही नहीं हो कि चाहता क्या एंड तक ये, और जब बहस करने बैठो तब उनके होश उड़ जावे कि ये क्या हो गया जी, ये पॉइंट क्या है, ये तो हमने देखे नहीं। तो आपको टेंटेटिव डिफेंस के पॉइंट को इस तरह से इंकॉर्पोरेट करना है कि प्रोसिक्यूशन को समझ में नहीं आए कि वो चाहता क्या है और उसका रियल निश क्या है। तो आप अपना निश कभी भी क्लियर मत करो, डिफेंस के हर एक पॉइंट को इंकॉर्पोरेट करो, और इसके साथ साथ लॉ पॉइंट को जरूर लिखो। कोई भी तकलीफ हमें नहीं आनी है, और अगर उनको एजेंसी कंसीडर नहीं करती है तो उनको डिस्चार्ज के बिंदु बना लो। और इस पर कई लॉ हैं जी कि अगर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन है, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है, इट कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन, क्योंकि मियर सस्पेक्शन पे हम किसी को भी मुल्जिम नहीं बना सकते हैं। मुल्जिम बनाने के लिए द रियल एविडेंस शुड बी ऑन द रिकॉर्ड, इफ नॉट रिब्यूटेड देन द सेम कुड बी अ बेसिस फॉर द कन्विक्शन। तो एक बात समझ लो, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं और कंसर्न हाई कोर्ट्स के हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है। तो अब आज से हमने कसम खानी है कि जब भी एफआईआर दर्ज हो या रिपोर्ट दर्ज हो, फटाफट ज्ञापन लिखना शुरू करो, एट लेंथ लिखो, अंग्रेजी में लिखो, 100 पन्ने, 200 पन्ने, 300 पन्ने, और लिखते रहो। इसके साथ साथ जांच के बिंदु लिख के दो। इसके साथ साथ हमें जाना है 482 में कि उन बिंदुओं को जांच के बिंदु बनाए जाएं और इंकॉर्पोरेट किए जाएं। और रिसेंटली कई ऐसे कानून आए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसमें स्पेसिफिक है कि उन बिंदुओं को कंसिडर करना पड़ेगा, तो हमें लिख के देने हैं। और इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टिगेशन अनफेयर हो गया तो सचिनंद मिश्रा की जो बेसिक गाइडलाइंस को उसको फॉलो करते हुए डिस्चार्ज क्लेम कर लो। और ऐसे रिसेंटली कई मामले दिख भी रहे हैं जहां पर कोर्ट डिस्चार्ज दे रही है। तो डरने का नहीं है भाई, फाइट करने का है। तो साथियों, का टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।